तो आज जो हमारी लीगल टर्म है, क्योंकि आज वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस लीगल टर्मिनोलॉजी, तो देर आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे एज वेल, एंड विद दैट वी विल कंक्लूड दिस होल चैप्टर। तो आज हमारा 11th लेक्चर है लीगल टर्मिनोलॉजी के ऊपर। और आज जो टर्म यहाँ पे है, जो कंसेप्ट है, जो एक थॉट है, ये अक्सर जो है फैमिली लॉ में आता है। फैमिली लॉ यानी एक ऐसा लॉ जिसमें आप मैरिज के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में, मुस्लिम पर्सनल लॉ हो या हिंदू लॉ हो, इन सभी चीजों के बारे में, उसको बोलते हैं फैमिली लॉ। तो उसी में एक टर्म आती है मैट्रिमोनियल राइट। मैट्रिमोनियल राइट क्या होता है? जब एक लड़का और एक लड़की के बीच में शादी होती है, वो हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। तो हस्बैंड वाइफ बनने के बाद उनके कुछ राइट्स होते हैं जिनको हम मैट्रिमोनियल राइट्स बोलते हैं। So matrimonial rights in India primarily includes the right to reside in the shared household, matrimonial home, the right to maintenance and protection from domestic violence। यानी मैट्रिमोनियल राइट्स में आता है कि आप जब किसी लड़का या लड़की की शादी हो जाती है तो उसके बाद उस लड़की को यह राइट मिलता है कि वो एक शेयर्ड हाउस होल्ड में, एक कॉमन होम में रहें, और इसके अंदर जो है उनको प्रोटेक्शन मिलता है डोमेस्टिक वायलेंस से। कि आप अगर यहाँ पे जो है किसी किस्म का डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो उसकी प्रोटेक्शन उनको मिलती है, एंड राइट टू मेंटेनेंस मिलता है। मतलब ये कि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है किसी दूसरे घर में, किसी लड़के के साथ शादी हो जाती है, तो उसके बाद उसको ये राइट मिलता है, हक मिलता है कि वो उस घर के अंदर रहेगी। ये जो बीच में आप कर रहे हो ये छोड़ दो, मैरिज। हाँ जी। तो फिर उसको ये राइट मिलता है कि वो इस घर की मालकिन बनती है, इस घर में उसका हक हिस्सा होता है, इस घर के अंदर उसको रहने का हक मिलता है। और रहने का ही नहीं, राइट टू मेंटेनेंस, कि उसका सारा खर्चा, जो भी उसका कोई खर्चा होगा वो भी उसका वहां पे उठाया जाता है। और प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, कि उसके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती भी नहीं होती। इसको बोलते हैं मैट्रिमोनियल राइट। अ वाइफ होल्ड्स द लीगल राइट टू लिव इन हर हस्बैंड्स होम। एक वाइफ को हक होता है, एक लीगल राइट है उसका, कि वो अपने हस्बैंड के घर में रहे, और ए शेयर्ड हाउस होल्ड, या एक साथ एक ही घर में रहे, इवन इफ शी डज नॉट हैव द लीगल टाइटल टू इट, इंक्लूडिंग अंडर लिव इन रिलेशनशिप। हालांकि उसके नाम पे ये प्रॉपर्टी नहीं होती, लीगली वो इस घर की मालिकिन नहीं होती, ये घर या तो लड़के का होता है या लड़के के बाप का होता है, लेकिन फिर भी उसको वहां रहने का हक होता है। दैट इज कॉल्ड मैट्रिमोनियल राइट। अब हमारा इंडिया का लॉ जो है, इंडिया के लॉ के अंदर, हमारे कानून के अंदर, इसके अंदर मैट्रिमोनियल राइट्स के अंदर कुछ सेक्शंस है, जैसे सेक्शन 1719 है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसमें क्या बोला गया है? वाइफ और विडो हैज द राइट टू रिजाइड इन द शेयर्ड हाउस होल्ड एंड कैन नॉट बी इजली इविक्टेड। कि अगर किसी औरत की शादी हो जाती है और उसको यह राइट है कि वो उस अपने हस्बैंड के घर में रहे, या अगर वो विडो हो जाती है तब भी उसको वहां रहने का हक है, वो सड़क पे नहीं जाएगी। और शी कैन नॉट बी इजली इविक्टेड, उसको वहां से कोई नहीं निकाल सकता। हालांकि दिस राइट अप्लाइज इवन इफ द प्रॉपर्टी इज ओन्ड एक्सक्लूसिव बाय द हस्बैंड इन लॉज। अगर ये प्रॉपर्टी, ये मकान सिर्फ उसके हस्बैंड के नाम पे होगा या इन लॉज के नाम पे होगा, तब भी उसको उस घर से कोई बेदखल नहीं कर सकता। यह है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। क्योंकि अक्सर क्या होता था, किसी औरत का हस्बैंड मरता था तो दूसरे ही दिन उसका सामान सड़क पे फेंकते थे और उसको घर से निकालते थे। कहते थे तुम्हारे नाम पे तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड मर गया तो अब हमें तो कुछ मिले, निकाल जाओ यहां से। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बोला गया कि इसको वहां से कोई नहीं निकाल सकता, जबकि प्रॉपर्टी इसके नाम नहीं है, लेकिन इसको वहां रहने का हक है। इतना ही नहीं, मेंटेनेंस राइट। A wife has an unconditional right to seek maintenance from her husband under section 125 of the Criminal Procedure Code। जो हमारा सीपीसी है, जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी हम कहते हैं, उसमें सेक्शन 125 कहता है कि एक औरत को अनकंडीशनल, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन मतलब कि वो डिमांड कर सकती है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस। मतलब जो भी उसका खर्चा होगा, एक मंथ का जितना भी खर्चा होगा,
या मंथली या डेली जो भी उसका खर्चा होगा वो उसके हस्बैंड को देना पड़ेगा, और ये एक औरत का हक है। अनकंडीशनल मीन्स कि इसको ये नहीं कहा जाएगा कि आप मजदूरी करो, काम करो, बल्कि विदाउट एनी कंडीशन इसको ये राइट मिलना चाहिए, अदरवाइज ये क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा। उस हस्बैंड को सजा भी हो सकती है जो अपनी बीवी को खर्चा ना दे। अच्छा, प्रॉपर्टी राइट्स। हालांकि इंडियन लॉ में कहा जाता है कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी में औरत का कोई शेयर नहीं है। जो हस्बैंड का प्रॉपर्टी है वो उसका अपना प्रॉपर्टी है, लेकिन हस्बैंड के घर से उसको कोई बेदखल नहीं कर सकता। हस्बैंड के घर में रहने का, उसकी मेंटेनेंस का, उसके खर्चे का सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। यानी इसको प्रॉपर्टी राइट है कि ये उसकी प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन उसको इससे कोई बेदखल भी नहीं कर सकता। इसी तरह से वुमेन लिव इन रिलेशनशिप कैन क्लेम एंड अंडर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इफ दे हैव लिव्ड टुगेदर फॉर ए रीजनेबल टाइम। अब लिविंग रिलेशनशिप में भी आता है कि अगर वुमेन किसी घर में रहती है, किसी हस्बैंड के साथ रहती है, तो उसको भी यह हक है कि वो भी रीजनेबल ग्राउंड पे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। उसका भी खर्चा एक मर्द को ही उठाना होता है। इनको हम बोलते हैं मैट्रिमोनियल राइट्स, शादी ब्याह के हुकूक। क्लियर? हाँ जी। 129 कहता है एक और इंपॉर्टेंट राइट, वो है कंजुगल राइट। So conjugal rights are the legal entitlements of supposed to compensate cohabitation and sexual relationship from the married contract. These rights signify the right to live together and share common life. In India, these are codified under personal laws such as Section 9 of Hindu Marriage Act, Section 36 of Indian Divorce Act, and similar provision in Muslim law. कंजुगल राइट का मतलब होता है जो हस्बैंड और वाइफ के एक दूसरे के ऊपर राइट्स होते हैं। क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है, ये रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप की बुनियाद क्या होती है और इस रिलेशनशिप का मकसद क्या होता है, उन चीजों को अचीव करना एक दूसरे के ऊपर ये राइट है। हस्बैंड के ऊपर वाइफ का राइट है, वाइफ के ऊपर हस्बैंड का राइट है, क्योंकि दे हैव टू लिव टुगेदर एंड शेयर अ कॉमन लाइफ। उनको एक साथ रहना है और कॉमन लाइफ शेयर करनी है। और ये हमारे जो हिंदू लॉज है और जो मुसलमानों के पर्सनल लॉज है, उन सब में इन चीजों के बारे में बोला गया है कि एक हस्बैंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक वाइफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरह से उनको अपनी गृहस्थी, अपना घर, अपनी रिलेशनशिप, अपनी मैरिड लाइफ को एक हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना है। उनको बोला जाता है कंजुगल राइट्स, यानी हस्बैंड वाइफ के जो एक दूसरे के ऊपर राइट्स होते हैं। अच्छा जी, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। टॉर्ट का मतलब क्या होता है? टॉर्ट मीन्स सिविल रॉन्ग, यानी अगर एक इंसान दूसरे इंसान के राइट्स को वायलेट करता है तो ये टॉर्ट में आता है। लेकिन अगर वो सिविल होगा, सिविल मीन्स कि जिसमें छोटी छोटी जो है गलतियां होती है या छोटी छोटी इंजरी आप एक दूसरे को पहुंचाते हैं, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो, एक्सेप्ट मर्डर वगैरह, अगर ऐसे कोई क्रिमिनल लॉज है, क्रिमिनल एक्ट्स है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है तो ये सिर्फ दो इंसानों की बात नहीं होती है, सोसाइटी इससे इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये क्राइम होता है अगेंस्ट सोसाइटी। क्योंकि एक इंसान को मारना नहीं होता, बल्कि पूरी सोसाइटी को मारना होता है, तो वो क्रिमिनल लॉ में आता है। लेकिन टॉर्ट में क्या आता है? जो सिविल रॉन्ग होता है, यानी कभी भी दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा होता है, वो एक दूसरे को कोई गाली देते हैं या उनके बीच में कोई धक्का मुक्की होती है, तो इनको हम लॉ ऑफ टॉर्ट में स्टडी करते हैं। तो टॉर्ट में क्या होता है? ए टॉर्ट इन्वॉल्व्स द infringement of legal right where the injured party seeks remedies from the wrongdoer। जहां पर वो बंदा जिसको नुकसान हुआ है वो रॉन्ग डोर से, जिसने गलत काम किया है, उससे रेमेडीज मांगता है, उससे कंपनसेशन मांगता है, तो इसको बोला जाता है लॉ ऑफ टॉर्ट। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज होती है कंट्रैक्ट, लॉ ऑफ कंट्रैक्ट उसको हम बोलते हैं। तो कंट्रैक्ट क्या होता है? कंट्रैक्ट लॉ गवर्न लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स बिटवीन पार्टीज, कि जो पार्टीज होती है, डिफरेंट पार्टी जिनके बीच में कोई एग्रीमेंट होता है, तो उसको कंट्रैक्ट लॉ गवर्न करता है। इसमें ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड लीगल कैपेसिटी टू बी एनफोर्सेबल होता है, यानी ये चीजें इसके लिए कंडीशन होती है। यानी एक्सेप्टेंस, अगर दो लोगों के बीच में कंट्रैक्ट हुआ तो दोनों इसको एक्सेप्ट करने चाहिए। इसमें
इसके अलावा इसमें लीगल कैपेसिटी होती है कि जिन दो बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या वो लीगली मतलब वैल्यूएबल है, यानी उसमें मेजर होने चाहिए, माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस बताए गए हैं कि जब भी आप कभी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसमें किन चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए, और अगर उसकी कभी वायलेशन होती है तो उसके लिए कौन से जो है पुनिशमेंट वगैरह दी जाती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में आता है। ठीक है, तो एडल्ट्री हमने पढ़ा था। एक्सटॉर्शन, extortion is a criminal offense involving the acquisition of money, property or services through coercion, threat of future harm or misuse of authority। extortion का मतलब होता है जब आप किसी को थ्रेट करते हो, जब आप किसी को डराते हो, जब आप किसी को धमकाते हो और इस बेस पर उससे आप पैसा वसूल करना चाहते हो, तो इसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन इसकी कॉमन फॉर्म जो है वो है ब्लैकमेलिंग। आप किसी को ब्लैकमेल करते हो, किसी का सीक्रेट आपके पास होता है तो आप उसको बोलते हो कि अगर आप मुझे पैसा नहीं दोगे या मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपको मैं ये एक्सपोज करूंगा। या थ्रेट टू रेपुटेशन, आप उसको बदनाम करना चाहते हो। डैमेज टू प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज करना चाहते हो। या एब्यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस, जो उसका ऑफिस है, जो उसका स्टेटस है, जो उसकी पोजीशन है, उसको कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तो जिस तरह का भी एक्सटॉर्शन हो ये एक इलीगल काम है, ये एक क्राइम माना जाता है, क्योंकि इसमें हमेशा उस इंसान की ये कोशिश होती है कि वो आपसे पैसा वसूल करना चाहता है, वो आपको फोर्स करना चाहता है, आपको डराना चाहता है। हालांकि वो कोई इसमें रॉबरी नहीं होती कि आपसे कोई छीनता है, बल्कि आपको वो हार्म पहुंचाता है फ्यूचर में कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपका कोई इस किस्म का नुकसान पहुंचाऊंगा, एक धमकी वो देता है आपको। तो ये एक्सटॉर्शन जो है ये भी बीएनएस के अंदर एक क्राइम है जिसमें 2 साल की सजा क्रिमिनल्स को हो सकती है और ये सीरियस ऑफेंस माना जाता है एक्सटॉर्शन। इसके बाद है 135 तलाक। तो मुस्लिम मैरिज को डिसॉल्व करने का तरीका क्या होता है? तलाक का। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जब वहां पे कोई शादी होती है तो शादी को तोड़ने का तरीका जो है जो मुस्लिम लॉ में बोला गया है वो है तलाक, यानी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ। लेकिन अब इसमें कुछ लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स आई है जिन्होंने इसके अंदर इंटरफियर किया, और इसमें शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का एक केस है, जिसके बाद मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 बना, और इसकी वजह से जो तलाक का डेफिनेशन था वो चेंज हो गया। पहला इसमें क्या हुआ? एबॉलिशन ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, तलाक की बिद्दत। जो मुसलमानों के अंदर एक तलाक का तरीका था जिसको ट्रिपल तलाक या 3 तलाक भी बोलते थे या तलाक की बिद्दत भी बोलते थे, और इसको खत्म कर दिया गया। ये तलाक की बिद्दत या ट्रिपल तलाक क्या होता था? इट वाज अ प्रैक्टिस वेयर ए मुस्लिम हस्बैंड डिवोर्सेस हिज वाइफ by pronouncing talaq 3 times in one sitting, orally, written और electronically। यानी एक ही बार एक ही जगह बैठकर जबानी या लिखकर या फोन के ऊपर एक मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ को 3 बार कहता था तलाक तलाक तलाक, इसको बोलते थे ट्रिपल तलाक। और इसके बाद ये औरत आजाद होती थी, इस औरत को जो है डिवोर्स हो जाता था, बल्कि डिवोर्स ही नहीं, अब दोबारा ये इसके साथ शादी नहीं कर सकता था। तो इसको तलाक की बिद्दत का नाम दिया गया। और ये 2019 का जो एक्ट आया, इसने कहा कि ये तलाक जो है ये वॉइड और इलीगल है, यानी ये इसको जो है रोक दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया। बल्कि प्रोहिबिट ही नहीं कर दिया गया, कहा गया कि एनी मुस्लिम हस्बैंड हु प्रोनाउंसेस ट्रिपल तलाक कैन बी पुनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म अप टू 3 ईयर। कि अगर कोई मुसलमान मर्द आज के बाद 3 बार तलाक तलाक बोलेगा अपनी बीवी को तो उसको 3 साल की सजा भी हो सकती है। और इतना ही नहीं, ए प्रोनाउंसमेंट ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक डज नॉट डिसॉल्व द मैरिज, इससे मैरिज खत्म नहीं होगी, इससे कोई तलाक भी नहीं होगा, ये तलाक माना ही नहीं जाएगा क्योंकि वाइड और इलीगल है। हालांकि इससे पहले मुसलमानों के अंदर ट्रिपल तलाक का सिस्टम था, कुछ
मुसलमान जो है इसका इस्तेमाल करते थे, अपनी बीवियों को तलाक देते थे, 3 बार उनको तलाक बोल के वो हमेशा के लिए उनके लिए हराम हो जाती थी। लेकिन इस प्रैक्टिस को इस 2019 एक्ट के जरिए से हिंदुस्तान के अंदर बैन कर दिया गया। अब जो भी कोई मुसलमान मर्द अपनी बीवी को 3 बार तलाक बोलेगा, उसको 3 साल की जेल जा हो सकती है, होती है। और इतना ही नहीं बल्कि ये तलाक भी नहीं मानी जाती। अब वैलिड फॉर्म ऑफ तलाक क्या है? हाँ, क्या ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट था? तलाक? हाँ, इस्लामिक कॉन्सेप्ट था ये। मैंने कहा ना कि इस्लाम में जो डिफरेंट फिक्का है, ऐसे हनफी है, शाफी है, बरेलवी है, मालिकी है, हम्बली है, तो इन्हीं में कुछ लोग जो है, कुछ उलमा जो है इसको सही मानते थे कि अगर एक मुसलमान मर्द ने कि अपनी बीवी को 3 बार कहा तलाक तलाक तलाक, तो वो हमेशा के लिए इसके ऊपर हराम हो जाती है, और हराम ही नहीं, ये तलाक भी हो जाती है। तो ये प्रैक्टिस कुछ जगहों पे चली आ रही थी, लेकिन बाद में इंडिया के अंदर इसके ऊपर बैन कर दिया गया। 2019 के बाद ये हुआ कि अब ट्रिपल तलाक जो है ये कानूनी तौर से जायज नहीं है, और ऐसे मुसलमान को जेल भी जा हो सकती है, और ये तलाक जो है तलाक होगी भी नहीं। लेकिन वैलिड फॉर्म ऑफ तलाक क्या है? उसमें कोई इंटरफेयर नहीं हुआ, वो है तलाकुल सुन्नत। तो ये तलाकुल सुन्नत क्या होता है? वाइल इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज बैन्ड, ट्रिपल तलाक तो बैन है, other forms of divorce recognized under Muslim personal law Sharia remain applicable provided they follow proper procedure। लेकिन बाकी जो फॉर्म्स है, टाइप्स है तलाक के, जो शरीयत में है, जो इस्लाम में बोले गए हैं, जो बाकी सारे फिका मानते हैं, उनको जायज करार दिया गया, लेकिन कुछ प्रॉपर प्रोसीजर के तहत। मतलब क्या प्रोसीजर है? उसमें तलाक के एहसान होता है। दिस इज कंसिडर्ड द मोस्ट प्रॉपर फॉर्म। It involves one single pronouncement of talaq during a period of purity when no sexual intercourse has occurred, followed by a waiting period of 3 months। तलाक के एहसान का मतलब होता है कि आपको एक बार अपनी बीवी को तलाक बोलना है, और उसके बाद 3 मंथ तक आपको इंतजार करना है, जिसको इद्दत बोलते हैं। याद रखिए, इद्दत पीरियड उसको बोलते हैं। ये 3 मंथ का होता है, और 3 मंथ तक आपको वेट करना है, तो उसके बाद जो ये तलाक हो जाती है, इसको तलाक के एहसान कहते हैं। इसी तरह तलाक हसन, दिस इन्वॉल्व्स 3 कंसेक्यूटिव प्रोनाउंसिएशन ऑफ तलाक ओवर 3 कंसेक्यूटिव तौर, यानी इसमें आपको 3 बार तलाक देनी है, लेकिन उसके बीच में गैप होना चाहिए। ये एक ही टर्म में आप नहीं दे सकते, इसके बीच में टाइम होना चाहिए, और 3 बार आप तलाक 3 अलग अलग दौरों में, 3 अलग अलग टाइप्स में जो है पीरियड्स में आपको ये तलाक देनी है। अच्छा, इसी तरह से कहते हैं इन बोथ एहसान एंड हसन फॉर्म, ये जो तलाक एहसान या तलाक हसन जो है, the talaq is revocable during the iddat period allowing for reconciliation। तो इसमें 3 मंथ तक आप वापस आ सकते हो। रिकवेबल मतलब कि अगर किसी मर्द ने किसी औरत को तलाक के हसन दिया या तलाक के एहसान दिया, तो 3 मंथ तक उसको टाइम मिलता है कि वो वापस भी आ सकता है। वो अपनी गलती पे शर्मिंदा होगा, और वो वापस जो है इद्दत पीरियड से पहले पहले ही जो है ये तलाक वापस ले लेगा, और वापस वो अपनी हस्बैंड वाइफ जिंदगी गुजारेंगे। तो अब क्या है, अब अगर तलाक होती है किसी औरत की, तलाक अक्सर तलाक तो मर्द ही देता है औरत को, तो उस मुसलमान औरत की क्या हुकूक है? क्या एक मर्द किसी औरत को तलाक देगा और उसके बाद वो उस घर से निकल जाएगी, तो उसके लिए क्या सोर्स है, क्या तरीका है, क्या जरिया है? तो इसके बारे में राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन अपॉन तलाक, कि तलाक के बाद इस औरत की क्या राइट्स है। तो अंडर 2019 एक्ट, ए मैरिड मुस्लिम वुमेन अपॉन होम तलाक इज प्रोनाउंस्ड इज एंटाइटल्ड टू, जिस औरत को तलाक हो जाती है, 2019 एक्ट कहता है कि उसको मिलेगा, क्या मिलेगा? मेंटेनेंस अमाउंट फॉर हर सेल्फ एंड हर डिपेंडेंट चिल्ड्रन डिटरमाइंड बाय मजिस्ट्रेट। जो जज डिसाइड करेगा कि इस औरत को या इसके पास जो बच्चा है, अगर बच्चा होगा तो उसको मेंटेनेंस देना होगा। यानी तलाक के बाद एक मर्द को इस औरत का सारा खर्चा उठाना पड़ेगा, साथ ही अगर इसके पास कोई बच्चा है उस बच्चे का भी खर्चा उठाना पड़ेगा, और जो जज डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा, उतना देना पड़ेगा। मतलब उसमें इनकम देखी जाती है, इस हस्बैंड की क्या कितनी इनकम है, उसी हिसाब से उसको पे करना होता है मंथली, 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़ भी।
तो ये डिसाइड करेगा जज, और ये इसको देना पड़ेगा जब तक वो औरत दूसरी शादी नहीं करेगी। यानी एक तरीके से ये एक मर्द के लिए सजा है कि अगर उसने अपनी बीवी को तलाक दी तो तलाक के बाद भी उसको बीवी का खर्चा उठाना पड़ेगा, जबकि बीवी तो इसकी नहीं है, वो एक आम औरत उसके लिए है, अलग औरत है, अलग घर में रहती है, लेकिन उसका खर्चा इसी हस्बैंड को उठाना है, साथ ही जो बच्चा है उसका भी खर्चा। कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो ये बच्चा भी इसी औरत को दिया जाएगा। द वुमेन इज एंटाइटल्ड टू कस्टडी ऑफ हर माइनर, अगर वो छोटा बच्चा है तो इसकी कस्टडी भी इसी औरत को दी जाएगी और उसका खर्चा भी इसके फादर को ही देना पड़ेगा। समझ रहा आपको? तो यह है तलाक का सिस्टम। अब अदर फॉर्म्स ऑफ डिसोल्यूशन भी है, इसके अलावा भी जो है तलाक हो सकती है। उसमें एक आता है खुला, इसको बोलते हैं अरबी में आजादी। डिवोर्स इनिशिएटेड बाय वाइफ विद द हस्बैंड्स कंसेंट, जब औरत खुद चाहेगी तलाक लेना, वो अपने हस्बैंड की कंसेंट होगी, हस्बैंड तैयार होगा कि ठीक है मैं भी मानता हूं, लेकिन शुरुआत औरत करेगी। औरत कहेगी मुझे तलाक चाहिए, मुझे खुला चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, मैं इस शादी के बंधन से आज़ाद होना चाहती हूं। तो हस्बैंड अगर कंसेंट देगा तो फिर उसकी आज़ादी हो जाती है, और इस सिचुएशन में इस मर्द के ऊपर मेंटेनेंस नहीं होता है, क्योंकि ये खुद आज़ाद हो रही है, ये खुद रिश्ते को तोड़ रही है, तो इसको कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा। या इसमें एक होता है तलाक के तफवीज, जिसमें क्या होता है डेलीगेटेड डिवोर्स, व्हेयर द हस्बैंड डेलीगेट्स द पावर ऑफ डिवोर्स टू वाइफ इन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, कि जो शादी का कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें एक मर्द, एक हस्बैंड वाइफ से कहता है कि आपको ही तलाक देने का हक है, तो ये सारे पावर उसको दिए जाते हैं, तो इसमें औरत को ही हक होता है तलाक देने का। ठीक है? तो हाँ हाँ बोलिए। अच्छा, मुबर्रत भी एक है, एक फॉर्म है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का, जहां ये कब होता है? इट ऑकर्स थ्रू म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ, जब दोनों राजी हो, हस्बैंड भी चाहता है मुझे इस औरत से छुटकारा चाहिए और वाइफ भी चाहती है मुझे इस हस्बैंड से छुटकारा चाहिए, उनकी आइडियोलॉजी नहीं मिलती, दोनों तंग आ गए हैं, दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, तो उसको मुबर्रत कहा जाता है। म्यूचुअल है ना, म्यूचुअल कंसेंट, दोनों इसमें राजी होते हैं, तो दोनों जो है एग्री करते हैं, तो दोनों पार्टियां जो है चाहें तो इस मैरिज को कंटिन्यू भी कर सकती है, इस मैरिज को जो है खत्म भी कर सकते हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन फिर नहीं रहती, उसको बोलते हैं मुबर्रत। अच्छा, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ है, खुला तो इसमें आ गया, तो ये है मुस्लिम लॉ के अंदर। ठीक है? तो हाँ, एक टर्म यहाँ पे है लीज। लीज का मतलब होता है अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, आप ये किसी की पोजीशन में दे रहे हो अपनी मर्जी से, और इसके बदले में आप उससे रेंट ले रहे हो, तो इसको बोला जाता है लीज डीड। यानी आप अपनी प्रॉपर्टी इसको दे रहे हो कुछ टाइम के लिए, और इसमें जो लीज डीड बनाई जाती है उसमें ये कंडीशन रखी जाती है कि कब तक ये आप उसको दे रहे हो और इसके बदले में आप कितनी रेंट ले रहे हो। जब ये लीज डीड होती है तो जिसके नाम पे आपने ये की है वो इसका इस्तेमाल करता है, उसको ये पूरी आज़ादी होती है, उसको इसका पोजीशन मिल जाता है, तो ये है एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं लीज डीड। ठीक है?